हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा में आपकी सलामती हो और जहाँ कहीं हैं खुश रहें। मुझे कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो मैंने सोचा कि एक एक को बताने के बजाय इट्स बेटर आई क्रिएट दिस वीडियो ताकि आप सबको एक वक्त में सारे आंसर्स मिल जाएं। सो विजिट वीज़ा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और एक हमारे भाई थे, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हुआ विजिट वीज़ा के साथ, हमने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की। उसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि विजिट वीज़ा होता क्या है। अब उसके बाद लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि हम अगर चाहें तो विजिट वीज़ा अगर हम ना चाहें, जैसे आप अप्लाई नहीं करना चाहते विजिट वीज़ा, तो और आपके पास कोई जॉब है, क्या आप हमें कोई नौकरी दिला सकते हैं, या आप क्या हमें कोई बिजनेस करवा सकती हैं, या इन्वेस्टमेंट चाहिए है। तो मैंने कुछ वीडियोस इन्वेस्टर्स वीज़ा के लिए भी बनाई थी, आप उसे प्लीज़ देखिएगा, आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। एवरी टाइम इन्वेस्टर वीज़ा के लिए क्राइटेरिया बदलता रहता है और उसकी एलिजिबिलिटी काफ़ी हाई है। अगर तो आप काफ़ी अमीर हैं और आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, कम से कम 2 लाख कनेडियन डॉलर से लेके 5 लाख कनेडियन डॉलर चाहिए है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। और इन्वेस्टर वीज़ा के लिए भी आपको किसी के साथ, सपोज़ मैं हूँ और मैंने जैसे कहा कि मेरा केटरिंग का बिज़नेस था, या मैंने कहा कि मेरी फीचर फिल्म बन रही है, या मैं आपको किसी और बिज़नेस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, तो उसमें उसकी भी कॉस्ट है, क्योंकि जो आपको स्पॉन्सरशिप देगा, यहाँ पर भी अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट होगा जो हमने बाकी वीज़ास के लिए किया है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली वन थिंग। जो भी जगह, जिस भी मुल्क में आप जाएंगे, जो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, नीड्स है, जो वो चाह रहे हैं आपसे, वो पहले आप कीजिए। इससे पहले कि आप ये सोचें कि मैं जल्दी से बाहर चला जाऊं, मुझे जल्दी से कोई बुला ले, मुझे जल्दी से यहाँ से, नो। आप पहले तसल्ली से बैठें और एप्लीकेशन को समझें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की एप्लीकेशन ऑनलाइन पड़ी हुई है कनेडियन इमिग्रेशन साइट के ऊपर, आप उसको पढ़ें। आप पढ़ के देखिए कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मैं वहाँ जाके इतने महीने, साल, जो भी वहाँ रहना पड़ता है, वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है, तो फिर आप इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, एक तो हो गया एप्लीकेशन, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कहाँ आपको मिलेगी। इसके बाद आपको कोई इन्वेस्टर स्पॉन्सर, जिसे पार्टनर स्पॉन्सर भी कहते हैं, जिसे स्पॉन्सर्ड लेटर के लिए आपका जो इन्वेस्टर होता है उसको एक लेटर बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का नहीं, मैं भी आपको रिकमेंडेशन दे सकती। सो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ विचेवर। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, तो अगेन अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर वैंकूवर में रहते हुए सबसे पहले मुझे अपना टैक्स दिखाना होगा गवर्नमेंट को, मुझे अपनी लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, जो भी कुछ मैं यहाँ बिजनेस में कर रही हूँ, पे रोल्स बनते हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, मेडिकल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी रन करने में कर रही होती है। वो सारा डॉक्यूमेंट जो है मुझे गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि मैं इस लायक हूँ कि आपको मैं एक लेटर दूं और आपसे आपकी लाइबिलिटी लूं। ठीक है। हर एम्प्लॉयर या हर इन्वेस्टर या हर बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। अच्छा, अब उसमें सपोज मैंने मेरे गवर्नमेंट ने कहा हाँ ठीक है आप बुला सकते हैं किसी को, तो वेरी गुड। तो फिर मैंने आपको कह दिया कि हाँ अब आप मेरे लेटर पे अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो अगेन वीज़ा आपकी हुकूमत ने देना है, मैंने नहीं देना। मैं आपको सिर्फ एक स्पॉन्सर लेटर दे रही हूँ इन्वेस्टर के लिए, ताकि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि आप यहाँ आके जाइलम शुरू कर दें, या आप बोले नहीं मैंने अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं क्यों पैसे लगाऊं, मैं तो अच्छा है कोई छोटा मोटा अपना काम क्यों ना कर लूं, या आपका दिमाग चेंज हो जाए, बोले कि नहीं मैं आपको क्यों पैसे दूं। बहुत सारे लोग बहुत सारी सोचें रखते हैं, जिन जिन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पहले से क्लियर करना है।
हर चीज़ की कॉस्ट है, हर चीज़ का टाइम है, एफर्ट्स है, एनर्जी लगती है। और जो भी इन्वेस्टर आपको बुलाएगा काम पे या बिजनेस में रख रहा है, उसकी एक लाइबिलिटी है, तो उसकी भी कॉस्ट है। उस लाइबिलिटी को कवर करने के लिए सपोज अगर मैंने आपकी लाइबिलिटी ली, तो मुझे गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आप मेरी वजह से मेरे लेटर पे यहाँ आ रहे हैं, तो उसकी भी एक कॉस्ट है। ठीक है, फ्री नहीं है कुछ भी। अब फर्ज करें आपकी हुकूमत ने आपको लेटर दे दिया, अब उस लेटर में आपका वीज़ा भी लग गया, आप आने की भी तैयारी में। लेकिन जब आप आ रहे होते हैं और जो हमने एग्रीमेंट शुरू दिन में करना है या किया है या करने वाले हैं, उसमें हम लिखेंगे कि आप कितने टाइम तक XYZ बिजनेस में रहेंगे, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कितना आप मेरे साथ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या क्या करूंगी, वो सारी चीज़ें तरतीब से लिखी जाती हैं। एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बनाया जाता है। वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा, उसको हम नोटरी से अटेस्ट करेंगे। एक कॉपी आपके पास होगी, एक कॉपी मेरे पास होगी। कल को जब आप यहाँ आ जाते हैं, अगर किसी वजह से आपने बैक ऑफ किया, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, कुछ भी किया, तो जो आपने मनी लगाया है कंपनी में या इन्वेस्ट किया है या कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी इन्वेस्टर का टाइम, उसका नाम, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी, आपने हर चीज़ उसकी यूज़ की है सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा। दिस इज़ नॉट गुड हैबिट कि आप किसी को मिस यूज़ करें, आप उसकी चीज़ों को मिस हैंडल करें, आप उसको नाराज़ करें। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि रिस्पेक्ट करें लोगों की और उन्हें ऑनर करें, क्योंकि वो आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आपको एक ज़िंदगी में चांस मिले निकलने का। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी सारी ज़िंदगी हो आप कुछ भी कर लें, अगर आपने उसको ऑनर नहीं किया तो आपकी कोई भी चीज़ कामयाब नहीं, क्योंकि हर जगह आपको कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप कहीं भी जाएंगे या खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आप बीमार पड़ जाते हैं या खुदा ना करे कोई चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है। तो आपको उस स्पॉन्सर को कॉल किया जाएगा कि जिस बंदे को आपने बुलाया था वो उसके साथ ये हो गया है, तो आप फौरन आए। तो उसकी लाइबिलिटी है, अगेन मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी है आप। तो जब कोई आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है तो उसको ऑनर करें, उसकी इज्जत करें, उसकी सुने, वो क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, क्योंकि उसका यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप जिस दुनिया से आ रहे हैं उसमें और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, आना जाना, डील करना, बिजनेस, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के साथ काम करना, वो सब आपको नहीं आता। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए है जो यहाँ से एजुकेट हो और ट्रेंड हो और उसने किया हो उन चीज़ों में, तो उनको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब आप यहाँ आ गए, आपने अपना जो भी लाइसेंस या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट का काम स्टार्ट किया था, उस पे अब आपने काम करना है, ऑफिशियली काम करना है। ये नहीं कि आप बोले नहीं मैं तो अब काम नहीं करूँगा, पैसा मैं लगा दिया है, अब काम आप करो। तो जो आपने एग्रीमेंट में कहा, लिखा, साइन किया, वो ही करना होगा। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, चीटिंग हम नहीं कर सकते। तो अगर आपने कहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं आपके साथ केटरिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, गुड, वेरी गुड, आप कीजिए। तो जो काम है किचन में वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको बर्तन भी धोने पड़े तो धोने पड़ेंगे, क्योंकि हमने मिलकर काम करना है। अगर आपको झाड़ू पोछा भी करना पड़ रहा है, बाथरूम भी धोना पड़ रहा है या ग्रोसरी लानी पड़, जो भी काम है किचन के, अगर आपने कहा है कि आई एम योर पार्टनर एंड आई विल बी विद यू, तो ये सारे काम डिवाइड होते हैं, बंटते हैं। थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा मैं करूँगी, थोड़ा कोई और करेगा। अगर हमने स्टाफ रखा है तो स्टाफ को दिया जाएगा, अगर हमने आउटसोर्स किया है तो उसको दिया जाएगा। सो देर आर मेनी 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 थिंग्स व्हेन यू थिंक ऑफ leaving one place and going to another place and working in an international environment.
यहाँ पर झाड़ू मारना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर मॉप करना, क्लीन करना, बाथरूम धोना सब नॉर्मल है। यहाँ कोई किसी को डिग्रेड नहीं करता, यहाँ कोई किसी को चूड़ा नहीं बुलाता, यहाँ कोई किसी को तू तड़ा नहीं करता। सबका ऑनर है, सबकी रिस्पेक्ट है, सबकी पोजीशन है और सब मिल के काम करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की। अगर कोई कुछ कर रहा है तो दूसरा कोई कुछ और कर रहा होता है, इस तरह मिल बांट के काम होते हैं, तब ही इत्तेफाक होता है, तब भी बरकत आती है। सो अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। और इसके अंदर कंसल्टेंट रखा जाता है, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी एजुकेशन एक्सपीरियंस है या जो भी उन्होंने किए हैं इन्वेस्टर वीज़ाज, वो आपको कंसल्टेंट रखना पड़ेगा। फिर कंपनी एक चाहिए होती है जो आपको स्पॉन्सर लेटर दे, फिर उसकी कॉस्ट होती है, फिर आपने आना जाना, खाना पीना, गाड़ी, फ़ोन, जो भी कुछ आपने लेना है या लिया है या लेने वाले हैं, उसका खर्चा आपके पास होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके पास कम अज़ कम 1 लाख कनेडियन डॉलर होना चाहिए, जिसमें आपके कंसल्टेंट्स की फ़ी, आपके रहने की कॉस्ट, क्योंकि रेंट है, रेंट में मिनिमम अगर चलें आपने किसी के साथ शेयर किया तो शेयरिंग में भी मिनिमम 500 से $1000 तक लगता है। ठीक है, उसमें आपका बिजली, पानी और जगह, ये रूम जो भी उन्होंने आपके साथ शेयर किया वो होगा। फिर आप अगर गाड़ी लेते हैं तो वही 500 1000 की वो आ गई। फिर इसके अलावा आपका फ़ोन है और खाना पीना, तो कम से कम आपका 2 से 2500 कनेडियन डॉलर लग जाता है। वो पैसा आपके पास, अगर आपने 6 महीने की कैलकुलेशन की है तो दैट इज़ 12,000 कनेडियन डॉलर्स। 6 महीने का आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये मिला मिलू के जिसमें कंसल्टेंट, रहना, खाना पीना, आना जाना, बिजली, पानी, फ़ोन, गाड़ी, और आपकी जो पेपर वर्क है, वो तकरीबन मेरे हिसाब से 50,000 के करीब का खर्चा है 6 महीने का। ठीक है, ये एक कॉस्ट हो गई। बाकी मैंने आपको इन हैंड कैश कितना होना चाहिए वो भी बता दिया है। कुछ चीज़ें फॉर्म वगैरह जो है ऑनलाइन जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा डिटेल में आज की तारीख में क्या हो रहा है वो बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए हैं। फिर जब आप यहाँ आते हैं तो जो इन्वेस्टर वीज़ा है, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्वेस्टर वीज़ा जिसने इन्वेस्ट किया है उसके नाम पे होता है, पूरे खानदान के लिए नहीं है। वो आप अपनी पूरी फैमिली को नहीं एक साथ ला सकते, उसका एक प्रोसेस है। आपको पहले खुद आना पड़ेगा, आप खुद यहाँ आएंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे सॉरी, कंपनी में आपका काम होगा, फिर आपकी जो भी वर्किंग है उसके हिसाब से कुछ आवर्स होते हैं, कुछ काम करना होता है, वो सब एलिजिबिलिटी बनती है, फिर आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। सो दिस इज ओनली फॉर वन पर्सन, एक बंदे की यहाँ बात हो रही है, इन्वेस्टर की बात हो रही है जो इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ आ गए, मैंने आपको ये भी बता दिया काम कैसे कैसे होते हैं, यहाँ एनवायरनमेंट भी मैंने आपको बता दिया, कल्चर भी बता दिया। अब आगे लाइसेंसिंग। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ या मैं कैफेटेरिया खोलना चाहता हूँ या मैं कमर्शियल किचन है, जो भी आपने जितना इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया जाता है, जो जगह जगह हमें ले जाता है। उसके पास पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी है, लाइसेंस क्या है, वो हमें हायर करना पड़ता है। फिर हमें सिटी से, ये जो हमारी सिटी है वैंकूवर सिटी या सरी सिटी या जो भी सिटी है आपकी, जहाँ भी आप खोल रहे हैं अपना बिजनेस, उस सिटी का लाइसेंस ऑफिस में जाकर उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। और किचन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें आपका फूड सेफ होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए, आपके पास बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लाइसेंस, जिस नाम से आप बिजनेस करेंगे तो वो बिजनेस लाइसेंस चाहिए है। फिर सिटी आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इंस्पेक्शन करती है, सारी चीज़ों को चेक करती है। जब उसे लगता है कि हाँ आप बिल्कुल 100% परफेक्ट है, वो आपको एग्ज़ाम करते हैं, वो एक मार्कशीट होती है जिस पे वो टिक 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 कर देते हैं, और जो टिक नहीं होता उसे क्रॉस करके आपको दे देते हैं कि ये आपका रिजल्ट है, इसको पहले ठीक करें। अगर आपने ठीक कर लिया फिर वो दोबारा आते हैं, उनकी फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है बार बार। तो बहुत सारी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है।
फिर एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, स्टाफिंग है, पेरोल है, आपको अकाउंटेंट रखना है, फिर अकाउंटेंट की फीस है, फिर उसमें गाड़ियाँ चाहिए तो एक या दो गाड़ी है कंपनी की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर इसीलिए वो पैसे की शुरू में देख लेते हैं क्या आप इस लायक हैं, क्या आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टर वीज़ा को बड़े पैसे के लिए चेक करती है कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है, कितनी वर्थ है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों के पास मिलियन ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स पड़े हैं, तो भी कोई कोई ऐसी जगह होती हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें उनको इन्वेस्टर वीज़ा नहीं मिलता। तो आपका जो वीज़ा ऑफिस है जहाँ भी आप हैं वो क्लियर होना चाहिए, आपके पुलिस क्लियरेंस हर चीज़ बहुत स्ट्रेट क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको इन्वेस्टर वीज़ा के लिए या जो भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपकी कंट्री से इजाज़त मिलेगी। So I hope I have done more clear video on this. आपको जितने सवाल थे मैंने पूरे कोशिश की जवाब देने की। सो बराए मेहरबानी जब आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, सोचें, अप्लाई करने से पहले अपने आप को इवैल्यूएट करें, ऑनलाइन जाके असेस करें, और अगर आपके बैंक बैलेंस इतना है और आप चाहते हैं कि हम वाकई ही इस पे काम करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा एंड देन वील हैव एन ऑफिशियल मीटिंग, और फिर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि अब आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बट इससे पहले कि आप मुझे कांटेक्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को असेस करें कि हम इस लायक हैं या नहीं। अगर आप समझते हैं कि मैं वाकई ही कुछ खर्चे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो हम आगे बात करेंगे। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। इसके अलावा मेरे पास और कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है नहीं एज ऑफ नाउ। अगर आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप ऑनलाइन जाइए इमिग्रेशन ऑफिस, कनेडियन इमिग्रेशन ऑफिस की वेबसाइट पे, वहाँ मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी, जो प्रैक्टिकल होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में A to Z सब बता दिया है। I hope it is very clear to you and I hope this will help you. Bye for now.